नमस्ते। आज हम क्लास 12th हिंदी कोर के सिलेबस से वो सबसे ज़रूरी सवाल देखने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हमारा टारगेट सीधा है 80 में से 80। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या हिंदी की तैयारी को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है? समझ नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें? तो रुकिए, चिंता मत कीजिए। ये पूरी बातचीत खास तौर पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। और हाँ, ये कोई गेस वर्क नहीं है। यहाँ हम जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे वो सब ऑफिशियल मार्किंग स्कीम्स पर बेस्ड हैं। मतलब हम सीधे सीधे ये जानेंगे कि एग्जामिनर आपके जवाब में आखिर देखना क्या चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस सेक्शन की खास बात यह है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर सवाल को एकदम ध्यान से समझिएगा। तो इस सेक्शन का पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है, एक विशेष रिपोर्ट यानी कि स्पेशल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है? ये सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि एक परफेक्ट जवाब में क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए, एक अच्छी विशेष रिपोर्ट में किसी घटना या मुद्दे की बहुत गहरी छानबीन होती है। सबसे पहले आप उससे जुड़े ज़रूरी फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, फिर उन फैक्ट्स का एनालिसिस करके बताते हैं कि उसके नतीजे, असर और कारण क्या थे। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, भाषा भले ही आसान और सहज हो, लेकिन टॉपिक से जुड़ी जो टेक्निकल भाषा है उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल एक कंपैरिजन वाला है। रेडियो नाटक और सिनेमा या थिएटर में मेन डिफरेंस क्या है? एग्जामिनर्स अक्सर दो कॉन्सेप्ट्स के बीच आपकी समझ को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा फर्क तो मीडियम का है। रेडियो नाटक सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है, मतलब उसे बस सुना जा सकता है, जबकि सिनेमा और थिएटर देखे और सुने दोनों जा सकते हैं। रेडियो में कैरेक्टर्स और टाइम लिमिटेड होते हैं और सारा का सारा इफेक्ट डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट से ही पैदा करना पड़ता है। वहीं सिनेमा में स्टेज, कॉस्ट्यूम्स और एक्टर्स के हाव भाव भी बहुत मायने रखते हैं। इसी तरह का एक और जरूरी सवाल है जिसमें पत्रकारीय और साहित्यिक लेखन के बीच का फर्क पूछा जाता है। हैं तो दोनों ही लिखने के तरीके, लेकिन इनका मकसद और स्टाइल जमीन आसमान का फर्क रखता है। मेन डिफरेंस ये है कि पत्रकारीय लेखन यानी जर्नलिज्म हमेशा ताज़ा और सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। इसका सीधा कनेक्शन पढ़ने वालों की दिलचस्पी से होता है और भाषा भी आम बोलचाल वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ साहित्यिक लेखन कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित हो सकता है। ये लेखक के अपने इंटरेस्ट से निकलता है और इसमें अक्सर सधी हुई साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल होता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं काव्यखंड की तरफ। इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कविताओं के असली मतलब और उनके सिंबल्स को समझना बेहद जरूरी है। उषा कविता से ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि कवि ने सुबह के वक्त आसमान के पल पल बदलते रंगों और उसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसका जवाब ना कविता में इस्तेमाल हुई उपमाओं यानी कंपैरिजन्स में छिपा है। कविता सुबह के डायनामिक आसमान को दिखाती है। सूरज उगने से ठीक पहले के आसमान की तुलना राख से लिपे चौके से की गई है, और जब सूरज की लाली फैलती है तो उसकी तुलना केसर से धुली सिल से की जाती है। अपने जवाब में इन दोनों उपमाओं का जिक्र करना बहुत बहुत जरूरी है। अब एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल देखते हैं। कविता के बहाने इस कविता में कवि ने चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान की तुलना कैसे की है और उनमें क्या फर्क बताया है? यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो है सीमा का, मतलब लिमिट का। चिड़िया की उड़ान फिजिकल है, जो पंखों के सहारे होती है और उसकी एक लिमिट होती है। दूसरी तरफ कविता की उड़ान कवि की कल्पना और उसके एहसास के पंखों पर होती है, और वो अनलिमिटेड है। वो समय और जगह की सारी सीमाओं से परे है। पतंग कविता सिर्फ बच्चों के खेल के बारे में नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मैसेज भी है। तो सवाल यही है कि आखिर कवि इस कविता के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? पतंग जो है वो बच्चों की इच्छाओं और उनके जोश का प्रतीक है। कविता का असली संदेश ये है कि जब इंसान मुश्किलों का सामना करता है और उन्हें पार कर लेता है, तभी उसके अंदर आत्मविश्वास और निडरता जैसे गुण आते हैं। अब हम आते हैं गद्य और वितान खंड पर। इस सेक्शन में कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण से जुड़े सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भक्तिन पार्ट से ये एक बेहद ज़रूरी सवाल है जो स्त्री अस्मिता यानी फीमेल आइडेंटिटी और उसके स्ट्रगल पर फोकस करता है। सवाल है कि भक्तिन के कैरेक्टर के जरिए इस स्ट्रगल को कैसे दिखाया गया है। देखिए, भक्तिन की तो पूरी जिंदगी ही एक संघर्ष की कहानी है। पहले वो एक ऐसे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ती है जहां बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
पति की मौत के बाद वो अपने परिवार और पंचायत के अन्याय के खिलाफ लड़ती है, और आखिर में गांव में बेइज्जत होने के बाद वो शहर में सम्मान की जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करती है। सिल्वर वेडिंग कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो है यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच का जेनरेशन गैप। तो सवाल यही बनता है कि यशोधर बाबू अपने ही परिवार के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पाते। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, उनका अपने अतीत से बहुत गहरा लगाव है और वो आज के ज़माने से तालमेल नहीं बिठा पाते। दूसरा, उनका परिवार मॉडर्न और मटीरियलिस्टिक है, जिससे विचारों का टकराव होता है। और तीसरा, वो अपने गुरु किशुंदा के आदर्शों को ही अपनी जिंदगी का मकसद मानते हैं। इन्हीं सब वजहों से वो परिवार में अकेले पड़ जाते हैं। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि क्या पढ़ना है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं कि कैसे लिखना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए सही तरीके से जवाब लिखना भी अपने आप में एक कला है। एक परफेक्ट जवाब के लिए बस ये 3 बातें याद रखिए। पहली, भाषा। सिंपल, सहज और साफ भाषा का इस्तेमाल करें और ग्रामर और स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखें। दूसरी, अनुशासन। जो वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट दी गई है उसे ज़रूर फॉलो करें। और तीसरी, फ्लो। अपने जवाब में विचारों का एक लॉजिकल फ्लो बनाए रखें ताकि वो पढ़ने में अच्छा लगे। तो दोस्तों, ये थे वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। एग्जाम से हटकर इन कहानियों और कविताओं से जिंदगी के बारे में असल में क्या सीखा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।